friends, I am Dr. Vikrant Gupta from Bhatpur College, Mahapalli, Raigad, and today I will tell you about the most important concept that is also known as backbone of programming language. We can say that is a control statement. So before control statement, we need to know what is statement. As we know that statements are sentences that state or declare something officially. कहने का पर्पस क्या हो रहा है कि जो भी हम कहते हैं या लिखते हैं ऑफिशियली वो होता है हमारा स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को हम दो पोर्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट and another one is control statement. Sequential statement, that means whatever we write or says in a linear order, in a linear way, that is known as sequential statement. That means टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम जो भी लिखते हैं उसको कंपाइलर जो है हमारा ऊपर से नीचे की ओर रीड करता है। दैट इज मैक्सिमम प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट और हम कंट्रोल स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट दैट मींस व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल आवर फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम के प्रवाह को जो कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है वो कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है और इसको हम दो भागों में फिर से कैटेगराइज करते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा जो होता है अनकंडीशनल स्टेटमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड अ कंडीशन। दैट मींस वेयर वी कैन डिप्लॉय अ कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कहने का पर्पस क्या हो रहा है, जहां पर हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या हम अपने कर्सर को डिजायर लोकेशन पर भेजने की कोशिश करते हैं, वहां पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार हमारा जो अनकंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो भी क्या करता है, हमारे कर्सर को एक डिजायर्ड लोकेशन पर भेजने का काम करता है या प्रोग्राम के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है, लेकिन बिना कंडीशन प्रोवाइड किए। तो चलिए चलते हैं, पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट को देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को अगेन हम कैटेगराइज कर रहे हैं दो पोर्शन में। पहला जो पोर्शन होता है वो होता है ब्रांचिंग और दूसरा होता है लूपिंग। वैसे ही अनकंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे होता है ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू और रिटर्न। अनकंडीशनल स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा जो ब्रेक है, गो टू है, कंटिन्यू है, रिटर्न है, हम इसका इस्तेमाल जो है इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल जो है प्रोग्राम के बीच में करते हैं हमारे कर्सर के पोजीशन को चेंज करने के लिए, या हम जो डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं जिस लोकेशन पर हम उसको भेजना चाहते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, इन चारों अनकंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो होता है ब्रांचिंग पार्ट और दूसरा जो होता है लूपिंग पार्ट। ब्रांचिंग पार्ट को अगेन हम क्या करते हैं, मल्टीपल पॉइंट में इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला जो होता है वो होता है इफ। ब्रांचिंग जो स्टेटमेंट है बहुत सारे हैं, जैसे सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर होता है इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स और लास्ट वन इज स्विच केस। ये हमारा ब्रांचिंग पार्ट है। उसी प्रकार यहां पर लूप जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर, दूसरा होता है व्हाइल और तीसरा होता है डू व्हाइल। तो आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया, सीक्वेंशियल और कंट्रोल स्टेटमेंट। हमारा जो बेसिक टॉपिक है, मेन टॉपिक है वो कंट्रोल स्टेटमेंट है, इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जब हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो दो प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो कंडीशन प्रोवाइड करके और दूसरा अनकंडीशनली हम कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज होता है हम दो पार्ट में करते हैं, एक ब्रांचिंग पार्ट में और दूसरा होता है लूपिंग पार्ट। और यहाँ पर अनकंडीशनल स्टेटमेंट को हम उसके बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्रांचिंग पार्ट की, तो नाम से ही पता चल रहा है इफ फंक्शन एक बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है जिसमें हम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और एक स्टेटमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्ले कराने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार जो इफ एल्स होता है, यदि यहां पर हमारा कंडीशन सही होता है तो पहला स्टेटमेंट यानी इफ की बॉडी कॉल होती है और गलत होता है तो फिर वो एल्स की बॉडी या दूसरे स्टेटमेंट को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। इसको हम एक सीक्वेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं एक सिंपल प्रोग्राम बताऊंगा इफ एल्स का और वैसे ही लूप का एक सिंपल प्रोग्राम बताऊंगा जिसके माध्यम से मैं इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इन सबको डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट होता है इफ एल्स लैडर। यहां पर हम इफ एल्स के साथ में मल्टीपल कंडीशन क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर एक कंडीशन गलत होता है तो हम क्या करेंगे,
वो हमारा अगर एक पहला कंडीशन गलत होता है तो वो दूसरे कंडीशन में जंप करेगा, दूसरा कंडीशन गलत होता है तो तीसरे कंडीशन में, ऐसे हम कितने भी कंडीशन यहाँ पर ले सकते हैं इफ एल्स की बॉडी के साथ में, और लास्ट में जो हमारा होता है एल्स पोर्शन होता है। तो अगर हम एक एक का सिंटैक्स भी यहाँ पर देखना चाहें तो हम इजीली करके इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक सिंपल इफ की, तो सिंपल इफ में क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पर एक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, देखिए, और यहां पर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारा इफ एल्स होता है, यहां पर कंडीशन का मेन रोल होता है। हम यहां पर लिखते हैं इफ और यहां पर एक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, और इफ की बॉडी में एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, स्टेटमेंट हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। उसी प्रकार हम यहां पर क्या करते हैं, एल्स, हम सिंटैक्स जो है हमारा एल्स का बॉडी में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं अगर ये मेरा कंडीशन सही होता है तो इफ की बॉडी कॉल होगी, यानी पहला स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा, अगर ये गलत होता है तो दूसरे स्टेटमेंट को कॉल करेगा, या एल्स की बॉडी यहां पर कॉल होती है। इसी प्रकार लैडर में क्या होता है, हम यहां पर मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एल्स, इफ, कंडीशन, कंडीशन और स्टेटमेंट। उसी प्रकार फिर एल्स, इफ, और ये कितने भी हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशन, और फिर बॉडी ओपन करेंगे, स्टेटमेंट, और लास्ट में हम जो होता है एल्स लगाते हैं, जिसमें कोई कंडीशन डिप्लॉय नहीं किया जाता, मतलब लास्ट जो भी होगा स्टेटमेंट, वो अगर ये सभी कंडीशन गलत होंगे तो लास्ट में हमारा वो जो भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो उसको एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। उसी प्रकार नेस्टेड इफ एल्स होता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसको हम इफ एल्स लैडर के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इफ एल्स लैडर की तरह वर्क कर रहा है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स की जब हम बात करते हैं तो उसका सिंटैक्स इस प्रकार होता है, एक इफ के अंदर में हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, और उस इफ के अंदर फिर एक इफ और कंडीशन हम यहां पर लिखते हैं, उसकी बॉडी बनती है स्टेटमेंट, और एल्स, उसकी बॉडी बनेगी स्टेटमेंट, और ये इफ की बॉडी क्लोज करेंगे, फिर एल्स। तो आप देख रहे हैं कि जब एक इफ कंडीशन के अंदर में एक और इफ एल्स होता है, यानी नेस्ट की तरह ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। उसी प्रकार हमारा जो लास्ट होता है स्विच केस, जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसके मल्टीपल चॉइसेस में आंसर को प्रोवाइड करते हैं, और उन चारों आंसर में से सपोज में एक क्वेश्चन है मेरा और उसके लिए मैंने 4 चॉइस दिया आंसर के रूप में, उन चारों में से जो भी सही होगा, यदि मैं एक आंसर को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं तो हम स्विच केस का इस्तेमाल यहां पर करेंगे, स्विच, और यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन दे देंगे, जो भी हमारा चॉइस आएगा वो हम केस के माध्यम से यहां पर डिस्प्ले कर देंगे। यहां पर स्टेटमेंट, केस 2, ये भी कितने भी हो सकते हैं, ये भी कितने भी हो सकते हैं, और जब सभी केस में वो आंसर नहीं होगा तो हम यहां पर क्या कर देंगे, लास्ट में डिफॉल्ट, और जो भी हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट, वो एज इट इज क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज किसी भी पैटर्न से मैच करने पर, अगर मैं यहां पर ऑप्शन 1 देता हूं और 1 से वो मैच करता है तो पहले स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा, अगर 2 देता हूं तो 2 से मैच करेगा और दूसरे स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा। अगर उसके पास जितने भी चॉइसेस मैंने केस के थ्रू दिया है वो नहीं होता है तो लास्ट वन इज डिफॉल्ट, और वो डिफॉल्ट ऑप्शन को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो इसके लिए मैं एक इफ एल्स का एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम आपको बताता हूं। अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम फॉर कंपैरिजन बिटवीन 2 वेरिएबल, या राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग अ लार्जेस्ट वैल्यू बिटवीन 2 वेरिएबल, तो हम यहां पर इफ का एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये 2 हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड input.h और console input.h। उसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, वाइड मेन फंक्शन, मदर ऑफ ऑल फंक्शन, इसके बिना कोई प्रोग्राम रन नहीं हो पाता है। यहां पर मेन फंक्शन के अंदर में मैं क्या कर रहा हूं, 2 वेरिएबल लूंगा, तो इसकी मैंने डाटा टाइप क्या डिसाइड किया है, इंटीजर। इंटीजर जो होता है इंटीजर वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। मैं यहां पर 2 वेरिएबल लिया, ए में मैंने लिखा 10 और बी में लिखा मैंने 20। 2 वेरिएबल लिया, दोनों में असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा हूं। अब मैं डायरेक्टली यहां पर क्या कर रहा हूं, कंडीशन लगाता हूं, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये मेरा कंडीशन सही है तो मेरा यहां पर वो डिस्प्ले करेगा printf, और चूंकि मैं यहां पर कौन सी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं, या मैं यहां पर डायरेक्टली एक मैसेज दे सकता हूं वैल्यू डिस्प्ले कराने की अपेक्षा में, a इज ग्रेटर, मैं यहां पर मैसेज एक पास कर देता हूं, और लास्ट में फिर एल्स,
और यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं, एक मैसेज पास कर देता हूं, printf मेरा आउटपुट स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज का, यहां पर मैं लिखता हूं b इज ग्रेटर। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम कर रहे हैं git ch, प्रोग्राम को मैं पहले क्लोज कर देता हूं फिर बताता हूं। int a is equal to 10, b is equal to 20, मैंने दो वैल्यू वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दी, ये मेमोरी में जाकर क्या कर रहा है, ये इनिशियलाइज हो जा रहा है। अब जैसे ही ये अंदर आता है, यदि मेरा a बड़ा है b से, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एज पर द वैल्यू, तो मेरा क्या आएगा, a इज ग्रेटर। लेकिन क्योंकि मेरा a का जो वैल्यू है छोटा है, यानी कंडीशन रॉन्ग है, तो ये जंप करेगा कहां पर, एल्स पोर्शन में, और मेरे को आंसर मिलेगा b इज ग्रेटर। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, b इज ग्रेटर। तो ये मेरा क्या था, ब्रांचिंग पार्ट था। और इसी प्रकार हम जब बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो लूप भी हमारे पास हमने देखा कि 3 प्रकार के लूप है। मैं यहाँ पर फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये दो लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। एंट्री कंट्रोल इसलिए क्योंकि पहले यहाँ पर कंडीशन चेक हो रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट को रीड किया जा रहा है या बॉडी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वहीं डू व्हाइल जो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर लास्ट में हम कंडीशन चेक करते हैं, पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन हम तीनों लूप में से कोई भी लूप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपनी अपनी प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप के बारे में बात करता हूँ। फॉर लूप का सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी वैल्यू को क्या किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। फिर सेमीकोलन यानी ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, क्योंकि टर्मिनेटर जहां भी हम लगाते हैं वो स्टेटमेंट के कंप्लीशन को दर्शाता है। उसके बाद आता है कंडीशन। कंडीशन के बाद हम लास्ट में लिखते हैं यहां पर सेमीकोलन के बाद आइटरेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 चीजें हम लूप में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। उसकी बॉडी होगी, स्टेटमेंट होगा, इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ पर 1 to 10 डिस्प्ले करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो लूप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो रिपीटेटिव स्टेटमेंट होता है। लूपिंग इज अ रिपीटेटिव स्टेटमेंट जो तब तक रिपीट होता रहता है जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता या डिजायर आउटपुट हम जो चाह रहे हैं वो हमको नहीं प्राप्त हो जाता। तो ये लूप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हमको बार बार प्रत्येक वैल्यू को एक्सेप्ट कराने के लिए ना तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता है, अलग अलग वेरिएबल 10 वैल्यू लेना है तो 10 वेरिएबल मेरे को डिक्लेयर करने पड़ेंगे, 10 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, 10 बार उसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। उससे प्रोग्राम का जो लाइन ऑफ कोड है बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उसका ऑब्जेक्ट कोड भी उतना ही बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लूप का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं एक लूप का इस्तेमाल करता हूँ तो सिंपली मैं फिर से वही हेडर फाइल लगा रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वाइडमैन। अब देखिए सिंपल में एक सिंपल वेरिएबल यहां पर क्या कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं। यहां पर मैं इंटीजर एक ले रहा हूं और मैं i एक वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं। अब उसकी वैल्यू जो है मैं यहां पर इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं, उसकी वैल्यू मैं कहां पर इनिशियलाइज करूंगा, फॉर लूप के अंदर। i इज इक्वल टू 1 यानी 1 से, 1 से, यानी i में अब क्या चला गया 1, और i लेस देन इक्वल टू 10 यानी मैंने कंडीशन दे दिया कि जब तक i मेरा छोटा या बराबर नहीं हो जाता 10 के, तब तक ये लूप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, बॉडी को रिपीट करेगा। और i प्लस प्लस एक आइटरेटिव स्टेटमेंट है, यानी ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा है, +1 +1 +1 तब तक करता रहेगा जब तक वो 10 से छोटा या बराबर नहीं हो जाता। और यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, सिंपली उसको i को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लगाता हूँ /n। /n जो होता है वो न्यू लाइन में वैल्यू को हर बार प्रिंट करेगा। %d इसलिए क्योंकि इंटीजर वैल्यू मेरे को रिक्वायरमेंट है, और मैं i को क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले करा देता हूँ। बॉडी क्लोज करूंगा लूप की, गेट ch, और ये लास्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं। देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक वाइड मैन लिया है। वाइड मैन मेन फंक्शन जिसके अंदर हमने i नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू हमने कहां इनिशियलाइज किया, 1 यहां पर फॉर लूप के अंदर। i लेस देन इक्वल टू 10 यानी वो कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। और i प्लस प्लस इंक्रीज करता रहेगा, +1 +1 +1 जब तक वो 10 नहीं हो जाता। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, 1 से 10 तक हम इस लूप की बॉडी को क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। चूंकि हम यहाँ पर /n लिए, अगर नहीं लेते तो हमारा जो आउटपुट हमको मिलता वो कैसा मिलता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि /n ले रहा हूँ, वो न्यू लाइन में मेरा आउटपुट मिलेगा मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हैं ये जो भी हमारा है वो कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। Thank you very much. See you again in next lecture.